सालों से लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो रहे हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? वो अचानक ही कैसे लापता हो जाते हैं? क्या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है या ये एलियंस का काम तो नहीं? लापता लोग जिन हालात में मिलते हैं वो सामान्य तो नहीं होते। ऐसे ही केसेस को लेकर डेविड पोलाइडस ने मिसिंग 411 नाम से कई सारी किताबें लिखी है। राजवाला इन्हीं किताबों से आपके लिए हिंदी में ये सीरीज लेकर आया है। राजवाला प्रेजेंट्स मिसिंग 411 इन हिंदी। लापता लोगों की सच्ची कहानियों को लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिसिंग 411 सीरीज़ के अलावा भी हमारे चैनल पर कई और तरह की वीडियोस आती है, लेकिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है शायद उन्होंने बेल आइकॉन को नहीं दबाया है, तो आप उसे दबाकर ऑल पे कर दें ताकि उन सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुंच सके। और जो नए मेहमान आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। अपलाशियंस, ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क और उसके आसपास का इलाका। द ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी के बीच पड़ता है। इन पहाड़ों का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन काल में यहाँ पेलियो इंडियंस रहा करते थे। उसके बाद यहाँ यूरोपियन आए, जिसके बाद लकड़हारे इस इलाके में पेड़ों की कटाई किया करते थे। इस पार्क के अंदर कुछ ऐसी तीर भी मिली जिनसे पता चला कि ये करीब 9000 साल पुरानी है। ये पार्क 5,21,085 एकड़ में फैला है, जिसमें से नॉर्थ कैरोलिना में 2,76,343 एकड़ का इलाका है, जबकि टेनेसी 2,44,741 एकड़ में मौजूद है। 2008 में यहाँ पर 90 लाख विजिटर्स आए थे, जो इसे दूसरे 58 नेशनल पार्क्स में सबसे ज़्यादा है। यहाँ के 10 कैंप ग्राउंड्स में 1000 से भी ज़्यादा कैंप साइट्स है, जो हर साल 3,50,000 कैंपर्स को आसरा देती है। यहाँ 2115 मील लंबे पानी के स्रोत और नदियाँ हैं और 384 मील के रोड्स भी है। 6,643 मीटर पर क्लिंगमैन डोम है, जो इस पहाड़ का सबसे ऊंचा इलाका है, जबकि अब्राहम क्रीक 875 मीटर पे सबसे कम ऊंचाई वाला इलाका है। यहाँ 800 मील में फैली पगडंडिया भी है, जहाँ हर साल 4 लाख पर्वतारोही चढ़ते हैं। पार्क के अंदर से 70 मील की अपलेशियन ट्रेल भी गुजरती है। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क का एनुअल बजट 18.2 मिलियन का है। ये पार्क 250 लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय देता है, जबकि 100 सीजनल वर्कर्स भी यहाँ काम करते हैं। ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क की वेबसाइट का दावा है कि ये पार्क हर साल आसपास के इलाके की कम्युनिटीज़ को $718 मिलियन कमाई का जरिया बनता है। इस लिस्ट में दिए गए कई सारे लोग ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क से गायब हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उसके बाहरी इलाकों से गायब हुए हैं। माइकल ओबेरी, तारीख 17 मार्च 2007, जगह डगटन पार्क नॉर्थ कैरोलिना, उम्र 12 साल। डगटन पार्क 7,000 एकड़ में फैला घनी झाड़ियों वाला इलाका है, जो मिक्रेडी नॉर्थ कैरोलिना के पास है। इस पार्क में कई पुरानी सभ्यताएं हैं और उन लोगों के बीच ये इलाका ट्राउट मछली पकड़ने और हाइकिंग के लिए जाना जाता था। डगटन पार्क एक स्टेट पार्क है, जो कि ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क से करीब 1000 मील उत्तर पूर्व में है, लेकिन ये सब एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। 2007 मार्च के बीच
माइकल ऑबेरी कैंपिंग करने अपने बॉय स्काउट ट्रूप के साथ डक्टन पार्क के जंगली इलाकों में जाता है। शनिवार 17 मार्च को माइकल देर रात को सोता है और वो एक दूसरे लीडर के साथ वहां रहता है। माइकल उसी कैंप में रहा, उसने लंच किया, जबकि दूसरे स्काउट वापस आ चुके थे। दोपहर करीब 1 बजे स्काउट्स को ये पता चला कि माइकल उनके बीच से गायब है और उन्होंने ये जानकारी बड़े लोगों को दी। शुरुआती जांच के बाद जब कैंप साइट में लड़का नहीं मिला तो फिर लोकल अथॉरिटीज़ को इसके बारे में जानकारी दी गई। माइकल जिस रात को गायब हुआ था तब खोजियों को वहाँ एक लड़के की मिस किट मिली थी जो कैंप से करीब 1 मील की दूरी पर था। खोजियों को लगा कि वो उसके पास पहुंच रहे हैं। इस खोज के लिए नेशनल पार्क सर्विस, स्टेट पार्क सर्विस और कंट्री और स्टेट के लोग भी माइकल की तलाश में शामिल हो गए। खोजियों को उस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ा जब खोज के कुछ ही वक्त बाद वहां जोरदार बारिश हुई। खोज के कुछ ही दिनों के अंदर सर्च एंड रेस्क्यू कमांडर्स ने FLIR से लेस हेलीकॉप्टर्स को बुलाया जिन्होंने इलाके को छान मारा, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चला, ना ही उन्हें कोई और चीज़ या कोई और सुराग ही मिला। जब मंडे सुबह तक भी माइकल का कोई पता नहीं चला तो खोजी इस बारे में और ज़्यादा चकित हो गए और उन्हें लगा कि माइकल किसी गुनाह का शिकार हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई भी वजह नहीं थी कि वो अब तक लड़के को ढूंढ ना पाते। उसके बाद हालात एक ही झटके में बदल गए जब वहाँ FBI पहुँच गई। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने बताया कि वो इलाके की छान कर रहे हैं और माइकल को ढूंढने के लिए वो यहाँ नज़रें बनाए हुए हैं। FBI लापता लोगों को ढूंढने के लिए कभी नहीं आती। FBI तभी आती है जब उसमें किसी तरह का क्राइम इन्वॉल्व हो। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि FBI वहाँ क्यों आई थी, क्योंकि इतनी जल्दी FBI इन्वॉल्व नहीं होती जब तक कि उन्हें किसी क्राइम के बारे में पता ना हो, या फिर ये हो सकता है कि उन्हें किसी क्राइम के बारे में पता लगा हो लेकिन ये बातें मीडिया को पता ना चली हो। लेकिन हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस इलाके में काफ़ी बच्चे गायब हुए हैं, तो ऐसे हो सकता है कि FBI इस इलाके में नज़रें बनाई हुए हो। माइकल की गुमशुदगी को 3 दिन हो चुके थे और खोजी जहां उसे देखा गया था उसके 1 मील दूर पर थे। 21 मार्च 2007 का वॉशिंगटन पोस्ट अखबार कहता है, खोजियों ने लड़के को ढूंढा। वो थोड़ा परेशान लग रहा था लेकिन वो खोजियों से बात कर सकता था। 21 मार्च का फॉक्स न्यूज़ इस कहानी को इस तरह लिखता है, ऑबेरी, माइकल के पिता ने कहा, माइकल उन्हें अभी भी पूरी कहानी नहीं बता पाया है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि वो वहाँ कितने दिनों तक था। जब माइकल मिल गया तो उसके बाद लोकल लॉ इन्फोर्समेंट ने प्रेस में एक ऐसी जानकारी दी जिसमें कहा गया था कि आसपास के इलाके में कोई और तो वहाँ से गायब नहीं हुआ है। ये काफ़ी अजीब है, इस तरह की बात कम ही की जाती है। जब बच्चे जंगलों में गुम हो जाते हैं तो वो बस भटक जाते हैं, लेकिन लोकल लॉ इन्फोर्समेंट और FBI का इस केस के अंदर शामिल होना और इस इलाके को अलर्ट पे रखना, ये सारी चीज़ें बताती है कि उनकी कुछ ऐसी आशंकाएं भी रही थी जो प्रेस में नहीं आ पाई। ये उन चंद केसेस में से एक था जहां सर्च एंड रेस्क्यू को ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स एरिया के अंदर किसी बच्चे को जिंदा ढूंढ निकाला गया हो। ये एक और ऐसी केस है जहां माइकल का इंटरव्यू लेना चाहिए था और उसकी गुमशुदगी के पीछे जितनी भी वजहें और जो भी चीज़ें थी उनको सही से समझने की ज़रूरत थी, ताकि इसके बाद अगर कोई वहां से गायब हो तो उन्हें ढूंढने में मदद मिल सके। इसके लिए हिप्नोसिस का सहारा भी लिया जा सकता था। बॉनी ली एडवर्ड, तारीख 9 जनवरी 1965, जगह पायलट माउंटेन, नॉर्थ कैरोलिना, उम्र 9 साल। एडवर्ड्स
और उनके 8 बच्चे टेनेट फार्म पर रहा करते थे, जो कि पायलट माउंटेन्स नॉर्थ कैरोलिना से 1.5 मील की दूरी पर था। ये फार्म ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क से 100 मील उत्तर पश्चिम में है, लेकिन इसे यहाँ इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये पार्क से काफ़ी नज़दीक है। एडवर्ड्स के घर के आसपास कई सारे दूसरे फार्म्स भी है जो घनी झाड़ियों में घिरे हुए हैं। 9 जनवरी 1965 को लड़की पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेल रही थी, जो कि उसके फार्म से देखा जा सकता था। बॉनी हमेशा अपने घर के आसपास ही रहा करती थी क्योंकि 6 साल की उम्र में वो विकलांग हो गई थी। वो बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी उसने कहा कि वो अब थक गई है और अपने घर जा रही है। आखिरी बार उसे अपने फार्म हाउस पर जाते हुए देखा गया था। जब बॉनी वापस घर नहीं आई तो उसके पेरेंट्स ने लॉ इन्फोर्समेंट को इसकी जानकारी दी। द सरी काउंटी शेरिफ को इस खोजबीन का इंचार्ज बनाया गया और कुछ ही घंटों के अंदर 1000 लोकल वॉलंटियर्स, फायरमैन, पुलिस ऑफिसर्स और नेशनल गार्ड्स बॉनी की तलाश में लग गए। नेशनल गार्ड ने हेलीकॉप्टर्स और सप्लाई लेकर आया था जो खोज में काम आ सके। 10 जनवरी को एक लोकल फार्मर जो बॉनी की सर्च में मदद कर रहा था, उसे बॉनी पेड़ की टहनियों के ढेर के ऊपर पड़ी मिली। ये ऐसी जगह थी जहां से उसका घर देखा जा सकता था। लड़की मर चुकी थी। 11 जनवरी 1965 के फ्लोरेंस मॉर्निंग न्यूज़ अखबार में यह आर्टिकल लिखा है। डॉक्टर हेनरी न्यूसम जो पायलट कंट्री फिजिशियन थे, उन्होंने बॉडी की जांच की और एक डेंटिस्ट की मदद से डॉक्टर न्यूसन ने बताया लड़की ठंड लगने की वजह से रविवार सुबह को मर गई थी। वाह, ये काफ़ी अजीब बात थी कि बॉडी को देखने वाला डॉक्टर एक डेंटिस्ट था। ऐसे दिखाई पड़ता है कि बॉनी को देखने वाला वहाँ कोई मेडिकल एग्जामिनर नहीं था। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। बॉनी जिस रात गायब हुई थी तब तापमान 39 डिग्री तक गिर चुका था। एडवर्ड्स के घर के आसपास हर जगह पर खोजी उसे तलाश कर रहे थे। वो एरिया जहाँ पर बॉनी को ढूंढा गया, वहाँ उस इलाके को उस रात 3 बार देखा गया था, लेकिन वहाँ वो नहीं मिली थी। ये मुमकिन ही नहीं है कि खोजियों की आवाज़ बॉनी ने ना सुनी हो अगर वो संडे मॉर्निंग को मरी थी। ये नामुमकिन है क्योंकि सरी काउंटी में कोई मेडिकल एग्जामिनर नहीं था, इसलिए उसकी बॉडी की ऑटोप्सी नहीं हुई। तो बॉनी के साथ उस रात क्या हुआ था इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। ठंड की वजह से उसका मरना, यह बात सिर्फ एक धारणा के सिवा और कुछ नहीं है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि बॉनी ली एडवर्ड के साथ क्या हुआ था। ट्रेनी लिन गिब्सन, तारीख 8 अक्टूबर 1976, जगह ग्रेट माउंटेन नेशनल पार्क, उम्र 16 साल। ट्रेनी गिब्सन के गुमशुदगी के बारे में जानकारी FOIA से निकाली गई है और कई सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स का भी सहारा लिया गया है। NPS ने रिपोर्ट्स का एक बक्सा भेजा जो कि ट्रेनी गिब्सन की डिसअपीयरेंस के बारे में काफ़ी सारी रिपोर्ट्स से भरा था। इसका ऑफिशियल NPS केस नंबर है 762590। 8 अक्टूबर 1976 को बियर्डन हाई स्कूल जो नॉक्सविल में है, वो बच्चों के एक ग्रुप को ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स नेशनल पार्क में हाइकिंग के लिए ले जाते हैं। स्कूल 40 बच्चों को अपलाशियन ट्रेल पर ले जाने वाले थे। वेन डनलैप स्कूल का ऑफिशियल था जो इन बच्चों पर निगरानी कर रहा था। ये हाइक पार्क के नॉर्थ कैरोलिना वाले हिस्से में हुई और ट्रेनी गिब्सन भी इस ग्रुप का हिस्सा थी। इस ट्रेकिंग के दौरान ट्रेनी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप मंडराती रही। करीब 3 बजे ट्रेनी उस ग्रुप के साथ थी
जो क्लिंगमैन डोम पार्किंग एरिया से 3/4 मील दूर था, और यही वो वक्त था जहां ट्रेनी गायब हो गई। वो एरिया जहां ट्रेनी गायब हुई वहां रास्ता बिल्कुल साफ था और रास्ते को छोड़कर कोई भी भटकना नहीं चाहेगा। मैं खुद उस इलाके में गया हूँ जहाँ ट्रेनी चल रही थी, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई इस रास्ते को छोड़कर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि आसपास का इलाका काफ़ी पथरीला और सपाट है। दोनों ही साइड्स में मीलों दूर तक सिवाय घने जंगलों के और कुछ भी नहीं है, और ये काफ़ी ख़तरनाक है। एनपीएस ने उन सारे लोगों का इंटरव्यू लिया जो बच्चे ट्रेनी के साथ हाइकिंग पर थे। यहाँ हर उस शख्स का इंटरव्यू है जिसने अपना बयान दिया था, और ये एनपीएस की फाइल में दर्ज है। ऑफिशियल एनपीएस रिपोर्ट में 8 अक्टूबर 1976 को लिखा है, इस समय यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब था। तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश, और टेम्परेचर भी 30 डिग्री तक गिर चुका था। मध्यम से तीव्र बारिश होती रही। एनपीएस ने यह फैसला लिया कि दूसरी सुबह 7 बजे से खोज की शुरुआत की जाएगी, लेकिन उस समय भी मौसम काफ़ी ख़तरनाक था। गवाहों के स्टेटमेंट से पता चलता है कि ट्रेनी काफ़ी एथलेटिक थी, और वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि वो घबराहट में आ जाए। काउंसलर डनलैप ये मानते थे कि ट्रेनी ऐसी लड़की नहीं है जो वहाँ से भाग जाए। मिस कोगिल ट्रेनी से 200 फीट की दूरी पर थी कि तब उन्होंने देखा ट्रेनी रास्ते के आसपास कुछ देख रही थी, और वो एक सपाट चट्टान के पास गई और फिर वहाँ से गायब हो गई। रॉबर्ट सिम्पसन ने कहा कि वो उस ग्रुप के पीछे था और भालू के निशानों की तलाश कर रहा था कि जब उसने उस ग्रुप को पार्किंग एरिया की तरफ जाते देखा। अनीता बाउंड्स का इंटरव्यू लिया गया क्योंकि उसे ट्रेनी के साथ आखिरी बार देखा गया था। वो मेन ग्रुप जिसके साथ अनीता थी वो रेस्ट करने के लिए वहां रुके, लेकिन ट्रेनी आगे बढ़ती रही। अनीता का कहना था, मैंने जब उसे आखिरी बार देखा वो रास्ते पर जा रही थी। मैंने दूसरी तरफ देखा और जब मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो ट्रेनी वहाँ नहीं थी। अगर वो रास्ते से ऊपर जाती तो मुझे ज़रूर दिखाई देती। मैंने आसपास देखा लेकिन उसके कोई निशान वहाँ नहीं थे। बॉबी कोगिल जो उसी ग्रुप का हिस्सा था जिसमें अनीता बाउंड्स थी, उसका इंटरव्यू फ़ोन पर लिया गया। उसका कहना था वो उस रास्ते के ऊपरी हिस्से में थी। ऐसे लगा कि ट्रेनी वहाँ रुकी है और फिर वो झुककर किसी चीज़ को देख रही थी। मुझे इस बात पे यकीन नहीं कि वहाँ से वो गायब हुई हो, क्योंकि वो काफ़ी रफ इलाका था, पत्थर और झाड़ियों से भरा हुआ। 11 अक्टूबर को सर्च हेडक्वार्टर में कमांडर जॉन मैडॉक्स, जो कि स्वेन काउंटी सिविल एयर पेट्रोल के ऑफिसर थे, वो आते हैं। वहाँ पर 40 आदमी, 2 डॉक्टर, 14 पायलट और 5 प्लेन सब तैयार थे खोजबीन में मदद करने के लिए। लेकिन कॉपरेशन की कमी की वजह से कमांडर ने उन सब लोगों को खोजबीन से अलग कर दिया। 13 अक्टूबर को एफबीआई ऑफिशियली इस इन्वेस्टिगेशन में आती है। एफबीआई का नॉक्सविल डिवीज़न ये कहता है कि वो इसके अंदर किसी तरह की कानून की अवहेलना की जांच कर रही है, लेकिन किसी भी क्राइम होने का कोई भी सबूत नहीं मिला था। इसलिए एफबीआई ने अपने 2 एजेंट्स को वहां मॉनिटरिंग के लिए छोड़ दिया था। उसी दिन सर्च हेडक्वार्टर में एक साइकिक को बुलाया जाता है और उसका कहना था कि उसने ट्रेनी को एक खोखली गुफा में देखा है, जो शायद भालू की गुफा या उसी तरह की कोई चीज़ है, जो ज़मीन से ज़्यादा अंदर नहीं है और उसके आसपास काफ़ी सारे बड़े बड़े पेड़ उसे घेर रखे हैं। स्पेशल खोजियों ने भी अपनी रिपोर्टें निकाली। उनमें से एक स्पेसिफिक रिपोर्ट स्वेन काउंटी रेस्क्यू स्क्वाड की थी, जो कि खोजी कुत्तों का एक दस्ता था। उसमें काफ़ी दिलचस्प जानकारी लिखी थी। उसमें लिखा था कि पहले कुत्ते ने एंड्रयू बॉल्ड में किसी की गंध पकड़ी है और वो फॉर्नी क्रीक ट्रेल तक बढ़ता गया, और दूसरे 2 और कुत्तों ने भी इसी इलाके में गंध को पाया था। ट्रेनी गिब्सन की ऑफिशियल खोज
8 से 22 अक्टूबर तक चली। रेंजर जॉन लिनन ने अपनी एनपीएस रिपोर्ट में लिखा, एल्कमोंड तक सारे ट्रेल्स और ड्रेनेज छान मारे गए जो कि टेनेसी में है। ये 15 मील का रास्ता था और फोंटाना लेक नॉर्थ कैरोलिना से 13 से 14 मील तक का रास्ता भी छाना गया। ट्रेनी की खोज में 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अपना योगदान दिया। इस खोज में ट्रैकर्स, कुत्ते, रेस्क्यू स्क्वाड, हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स और 2 अतिरिक्त आर्मी हेलीकॉप्टर, डिप्टी, ब्लडहाउंड और जर्मन शेपर्ड जैसे कुत्ते शामिल थे। 7 अप्रैल 1977 को ट्रेनी के पिता रॉबर्ट गिब्सन ने एनपीएस से एक बार दोबारा दरख्वास्त की कि वो उस जगह पर ढूंढे जहां ट्रेनी को आखिरी बार देखा गया था। लोग अभी तक इस केस में इंटरेस्टेड थे और वो जानना चाहते थे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। हजारों की तादाद में खोजी दोबारा उसे ढूंढने आए। पार्क के सुपरिंटेंडेंट बॉब गिब्सन ने लिखा कि वो सिर्फ 25 लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त दे सकते हैं और वो यहाँ किसी तरह का जमघट या कोई सर्कस का वातावरण नहीं चाहते। मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ कि ट्रेनी के पेरेंट्स को बॉब गिब्सन का ये रिस्पॉन्स कैसे लगा होगा। गिब्सन की फाइल में लिखा है कि कई सारी एजेंसीज को नॉर्थ अमेरिका में जब भी कोई बॉडी मिली तो उन्होंने उसे ट्रेनी से मैच करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी मैच नहीं निकला। एनपीएस और दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ट्रेनी की ज़िंदगी के हर पहलू पर गौर किया, लेकिन उन्हें कोई भी सस्पेक्ट नहीं मिला और ना ही कभी किसी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उसे कभी देखा भी नहीं गया। केस समरी। ट्रेनी अपने फेलो स्टूडेंट्स के सामने ही गायब हो गई थी। कई सारे स्टूडेंट्स ने उसे उस पगडंडी पर देखा था जो कि क्लिंगमैन डोम पार्किंग लॉट से करीब आधे मील की दूरी पर थी। विटनेसेस ने उसे वहां देखा था और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो यहाँ से कहीं निकल सकती है। एक और विटनेस का ये भी कहना था कि वो नीचे किसी जगह पर किसी चीज़ को देख रही थी। और अनीता बाउंड्स के मुताबिक ट्रेनी ने एक छोटी नदी के मुहाने पर उसे छोड़ा था। आप ये गौर करेंगे कि कई सारे बच्चे नदी के किनारे के आसपास मिलते हैं। मुझे लगता है कि ट्रेनी ने पगडंडी को छोड़कर नदी के किनारे का सहारा लिया होगा। ट्रेनी की गुमशुदगी से पहले रॉबर्ट सिम्पसन ने यह कहा था कि वो उस इलाके में किसी भालू को ट्रैक कर रहा है। समझिए कि भालू ट्रेनी को नहीं ले जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कई सारी चीखें, खून और वहाँ पर भयंकर मंजर होता जहाँ से वो गई थी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये काफ़ी दिलचस्प है कि रॉबर्ट सिम्पसन ने एक भालू को ढूंढने की बात कही थी ठीक उसी समय जब ट्रेनी गायब हुई। मेरा मानना है कि ट्रेनी की गुमशुदगी की कुंजी उस चीज़ में है जिसे वो अपने गायब होने से पहले देख रही थी। कोई शख्स या कोई चीज़ ने उसे वहाँ से खींचा और उस पगडंडी से लेकर चला गया, या फिर वो खुद से ही उस पगडंडी को छोड़कर उस चीज़ को देखने गई जिसे वो देख रही थी। ये मुमकिन ही नहीं है कि एक 16 साल की लड़की उस पगडंडी को छोड़कर उस जंगली इलाके में निकल जाए। ये हो ही नहीं सकता। ये भी अजीब इत्तेफाक है कि उस इलाके में ट्रेनी की गुमशुदगी के बाद ज़ोरदार बारिश हुई, ठीक उसी तरह जिस तरह डेनी मार्टिन के केस में हुआ था। मेरा ये मानना है कि और कई सारी सिमिलैरिटीज़ मार्टिन और गिब्सन के गुमशुदगी के बीच में होंगी जिसे कभी भी पब्लिकली नहीं कहा गया। सिमिलैरिटीज़। दोनों अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने से ही गायब हो गए थे। दोनों का ही कोई पता नहीं चला, ना ही उनके कपड़े, बॉडी या इस तरह की कोई चीज़ मिली। दोनों ही बॉर्डर से सटे इलाकों में गायब हुए। दोनों की ही गुमशुदगी की रात ज़ोरदार बारिश शुरू हुई और ये हादसा तब हुआ जब वहाँ कई सारे और लोग भी थे। जहाँ वो गायब हुए उस इलाके में कई और दूसरे बच्चे भी थे। एनपीएस और एफबीआई ने किसी तरह के अगवा की बात को नकारा है। एफबीआई ने अपनी केस की फाइल्स भी देने से मना कर दी हैं और दोनों ही हादसे
अपलाशियन ट्रेल की पगडंडी पर हुए हैं। तो दोस्तों, ये थे गुमशुदा हुए लोगों के कुछ सच्चे केसेस। आपका इनके बारे में क्या कहना है? आप इनकी गुमशुदगी को किस तरह से देखते हैं? अपना नज़रिया कमेंट सेक्शन में दें। और हाँ, अभी तक राजवाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जाते जाते वीडियो को भी लाइक कर ही दें।